गुड इवनिंग गाइस। कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उसके पहले भी हमने कई बातें पढ़ रखी हैं। टेस्ट का पेपर तो सरल बना है। देखो, इस बार टेस्ट का पेपर भी नॉर्मल है, बिल्कुल वैज्ञानिक नाम है, उसमें फल सब्जियों के वैज्ञानिक नाम है, पाए जाने वाले तत्व है। जैसे गोभी के अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व कौन सा होता है? इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल। कच्ची पत्ता गोभी में क्या होता है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट। एलाइल आइसोथायोस। कुक्ड कैबेज होती है, उस पत्ता गोभी में होता है डाई मिथाइल सल्फाइड। मिर्च तीखी होती है, उसका कारण है कैप्सिसिन। और मिर्च लाल होती है, कैप्सन थीन। टमाटर लाल होता है, लाइकोपीन। प्याज लाल होता है, एंथोसाइनिन। प्याज पीला होता है, क्यूरसेटिन। प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व कोलेस्ट्रॉल। और प्याज के अंदर तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन के अंदर डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ऐसे ही तत्वों से भी प्रश्न आ रहा है। दो प्रश्न तो टफ है, उसमें एक टफ। पूरे पेपर में कितने प्रश्न टफ है वो तुम कर लोगे, ठीक है। बाकी बिल्कुल सरल है पेपर, कोई समस्या नहीं है। विटामिन सी बारबडोस चेरी में होता है ज्यादा, अमरूद में होता है, इससे पहले भी आंवला है। क्रम क्या था उसका? बारबडोस चेरी, आंवला और अमरूद। करेले और मिर्च में ज्यादा होता है विटामिन सी। इसी तरीके से हमने जलवायु के आधार पर भी वर्गीकरण पढ़ रखा हमने। जलवायु में उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शुष्क। सब्जियां फल वाली जितनी भी होती है उनको गर्म जलवायु चाहिए, बाकी सबको ठंडी चाहिए ज्यादातर को, ठीक है। सब्जियों की बात कर रहे थे। उसी प्रकार से कल हमने एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, वो था कि तापमान वाला था, उसको खत्म करना ही था कल, लेकिन हुआ नहीं था क्योंकि थोड़ा अपन इस तरीके से लेट चल रहे हैं, इसलिए। शीतोष्ण में रोजेसी कुल की सब्जियां आती। शीतोष्ण के अंदर पता है कौन सा था? सेब, नाशपाती, आलू, आलू बुखारा, खुबानी, बादाम, चेरी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट और पिकानट। अखरोट और पिकानट रोजेसी कुल में नहीं आते, बोले जगलेंडेसी फैमिली में आते। किसमें आते हैं? घर पे जाओ तो बार बार रीडिंग मारो उसको। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, टारगेट बना लो। आज जो पढ़ा है कम से कम उसकी तो रीडिंग मार के सुनो। 5-7 पेज एक्स्ट्रा उठा डालो। आज जो पढ़ा है टारगेट कर 10 पेज पुराने पढ़ के ही सोऊंगा। मजा आता है पढ़ने में वास्तव में। जो मन लगा के पढ़ता है उसको मजा आना चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए। यार ये सर ने ये बात तो बताई नहीं, कल पूछूंगा। जीके पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, यार नए जिले बने, यार नए जिले, यार ये फलानी तहसील उधर कैसे रहेगी, इसको तो इस जिले में ले लेते ठीक रहता। क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए। रटन विद्या में कोई नहीं रखा। जिले बना दिए 50, मान लो नए जिले बनाए थे, यार कि नए जिले की जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों बना रहे हैं? मतलब थोड़ा यूं क्रिएटिव रहो, रटन में मत रहो। आगे बढ़ना है, लोग बना के उसी को पढ़ते रहोगे जिंदगी भर, तुम भी कोई काम करोगे है। मतलब क्रिएटिव दिमाग चाहिए, ठीक है, उससे ठीक रहता है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं उसी कड़ी में। लगभग लगभग हो गया था। 2-3 तापमान मेरे साथ में लिखने, ठीक है। कल हमने लगभग लगभग इंपोर्टेंट टेम्परेचर पर डिस्कस हो गया था। 2-3 बिंदु सब्जियों के मेरे साथ में लिखना है, ठीक है। अब मेरे साथ में लिखना अलाउ है 5-7 मिनट के लिए, तो मेरे साथ में लिख लो तुरंत, कि समझाने वाली बातें लगभग लगभग कल बता दी थी मैंने। गाजर में 2 बिंदु हैं। गाजर के अंदर एक तो है जड़ निर्माण हेतु तापमान, जड़ निर्माण हेतु, ठीक है। और एक गाजर में है रंग निर्माण हेतु, रंग निर्माण हेतु, ठीक है। गाजर में रंग निर्माण हेतु और जड़ निर्माण हेतु, ये तापमान है स्टूडेंट्स। इसके अंदर तो 9 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये है 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं। इसी प्रकार से हम बात करें मूली की। मूली में जड़ काम की चीज होती है, तो मूली में जड़ निर्माण हेतु जो तापमान चाहिए वो तापमान कितना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से अगला देखो स्टूडेंट्स,
उसमें एक है मटर, इंपॉर्टेंट है मटर का तापमान। मटर में अंकुरण हेतु तापमान की जो आवश्यकता है वो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। मटर में अंकुरण के लिए तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह प्रश्न आता रहता है किसी न किसी परीक्षा के अंदर। लास्ट पॉइंट, खरबूजा, जानते हो खरबूज? खरबूज का वैज्ञानिक नाम कौन बता सकता है? मैंने बताया नहीं अभी तक तुमको। कोकोमिस मेलो क्या होता है? किसी भी नया फ्रूट दिखे ना तो फट से पूछ दो सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। कोई भी नया फ्रूट लिख दिया, कोई ऐसी फसल लिख दी जो नाम तुमने सुन नहीं रखा पहले, सर इसका वैज्ञानिक नाम तो बताओ, ताकि मेरे को भी यूं रहेगा कि मैं कोई भी चीज लिख रहा हूँ उसका वैज्ञानिक नाम मुझे भी आना चाहिए। सही नहीं क्या? कोई भी नया फ्रूट आ गया, अवोकाडो आ गया, सर इसका वैज्ञानिक नाम तो बताओ। नहीं आएगा तो कल दे बता दूंगा। सही नहीं? जिज्ञासा रखो थोड़ी, ऐसे 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 पेड़ चाल नहीं, समझ गए? गुड। तो खरबूजे के लिए अंकुरण हेतु जो तापमान है वो है 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए? ऐसे तो ये कुछ कुछ है। ये प्रश्न अभी पिछले से पिछले साल जेट के अंदर भी आया था, खरबूजे वाला। मटर का आता रहता है किसी न किसी परीक्षा में आएगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख लो फटाफट। ये सब्जियों के मुख्य तापमान हो गए। अब डालो इसके अंदर फल। जयपुर में जो आज वो घटना हुई है उसके लिए तो बहुत ही दुख से संवेदना प्रकट करते हैं हम पूरे रॉयल वाले। जयपुर में क्या है कि वो एक्सीडेंट हो गया था, दो ट्रक थे एलपीजी सीएनजी गैस, वो दोनों भिड़ने से क्या हुआ, आग लग गई। उसमें कई साधन और थे, 30-40 साधन आसपास और थे, मतलब कोई बस थी तो कोई और छोटी मोटी कारें वारे वो सब जल गए। उसमें 7 लोगों की तो अभी तक डेथ हो गई और कई लोग उसमें इंजर्ड है अभी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बस में जो थे लोग वो मरे ज्यादा, 6 लोग तो शायद बता रहे हैं कि बस में से थे वो जल गए, जिंदा जल गए। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको इसका दुख है सीरियसली। कभी भी आप लोग भी जाएं कहीं इधर उधर, ध्यान रखें, कहीं पर भी जा रहे हो आ रहे हो, जिंदगी है तो सब है, जिंदगी जीवन है तो जहान है। कहीं पर भी जाएं, पहला काम तो जिंदगी में एक सीख ले लेना, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना ही नहीं। ना तो किसी फालतू के धरने में जाना है, ना किसी अननेसेसरी रैली में जाना है। किसी मंदिर में जाओ तो जब सब लोग जा रहे हो तब नहीं जाना। अमावस 11 को इग्नोर करो, बाकी किसी दिन चाहे आओ। घर की बात बता रहा हूँ, भगवान आशीर्वाद देंगे तो वैसे दे देंगे। तो जनरली ये होता है कि कोई कोई बाबा जी आ रहे हैं, फलाना बाबा, ढिंका धमाका बाबा आ रहे हैं, तुम बाबा जी की जय करके तुम आर पार हो रहे हो, बाबा जी नहीं बचाएंगे। देखो, तो अध्यात्म के साथ में अंधभक्त नहीं हो कम से कम। सही नहीं? तो मन से भगवान को माने, निर्गुण भक्ति करो, चलेगा। कबीरदास जी जैसा कहते हैं, घर से ही रामा सामा कर लो, हम पगे सामा पगा गाँव में कहते हैं। भगवान वैसे मन अगर अच्छा है तो सब ठीक है। तो इस तरीके का ध्यान रखें सब लोग, ठीक है? चलिए आगे। अब लिखो फ्रूट, 2 फल के मेरे साथ में लिखो, फिर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टेम्परेचर कल मैंने आप जो एग्जाम में ज्यादातर आता है वो मैंने बता दिया था कल आपको। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इसमें से टेस्ट में भी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है? आज तक जो भी पढ़ेंगे वो पूरा टेस्ट में आएगा। आज तक मतलब कल तक, कल गया उससे पहले। अब लिखो फ्रूट्स। स्टूडेंट्स फलों में देखें, सर अपन खुद का ध्यान रखें, दूसरों का थोड़ी रख सकते, खुद का तो रख लेना। तो खुद का रख लो और दूसरों, आजकल खुद का मतलब जमाना बहुत बदल गया, फालतू की बात नहीं करेंगे ज्यादा। चलो आगे। आम, आम के अंदर आम की अच्छी खेती के लिए मैं जब जब भी सामान्य वृद्धि लिख रहा हूं, इसका मतलब हम यहाँ पे अच्छी खेती की बात कर रहे हैं। आम की अच्छी ग्रोथ के लिए तापमान चाहिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम, आम का बहुत ही कॉमन प्रश्न आया हुआ है। अब आम के जो फ्रूट होते हैं उनका जो स्टोरेज होता है, भंडारण, उस भंडारण के लिए जो
तापमान चाहिए वो चाहिए लगभग 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता, आर एच का मतलब होता है आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आर्द्रता होनी चाहिए अच्छी खासी जहां भंडारण करते हैं, कम तापमान और आर्द्रता ज्यादा। दूसरा लिखो यहां पर केला, केले के अंदर जो अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की, जो सामान्य वृद्धि होती है साथियों, उसके लिए तापमान है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यही दे रखा आपकी 12वीं किताब में भी और ये आता है प्रश्न। तो केले की अच्छी खेती के लिए 20 से 30। एक पॉइंट पूछे कि भाई किस पॉइंट पे केला सबसे अच्छी वृद्धि करता है, तो 26.5। केला और आम दोनों ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यही तो रहता है, ट्रॉपिकल में जो रहता है तापमान यही रहता है, मीडियम टाइप। केले का भंडारण भी पूछा जाता है, ठीक है। भंडारण में लिखो केले में बेटा, शाबाश। भंडारण का प्रश्न, केले के भंडारण का प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया पहले। केले के भंडारण का प्रश्न एसआरएफ है, जेआरएफ के एग्जाम में आता रहता है मतलब। तो लगभग आम वाले के सारे इसी में 13 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान हुआ, 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता। आर एच का मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आर्द्रता अलग अलग तरीके की होती है, एग्रोनॉमी में पढ़ोगे आप लोग। तो आपेक्षिक आर्द्रता ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। केले के भंडारण के बढ़िया तापमान 13 है, ठीक है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे ये कमरा है, यहाँ पे आम को रखने हैं, तो यहाँ पे क्या, जैसे एसी चल रही है वैसे ही तापमान को कंट्रोल करने के लिए साधन लगे रहते हैं, डिवाइस। तो टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं और आर्द्रता बढ़ाते हैं उसमें। आर्द्रता का मतलब जैसे वातावरण में आर्द्रता है, नमी, नमी की मात्रा ज्यादा रहती है तो फ्रूट जो है ज्यादा खराब नहीं होते हैं। तो ये आम में दोनों बराबर ही हो गया लगभग, देखो 12-14 का मतलब भी 13 ही है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो केले में और इसमें सेम। अब अगले वाले को थोड़ा समझना, खजूर का लिखेंगे अब आगे, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने, लिख ली दो, गुड। अब एक काम करो, 2 पॉइंट और लिखो साथ ही। लिखो पपीता, पपीता लिखो बेटा। पपीता में तापमान लिखना है अच्छी खेती, पपीता की खेती हेतु अच्छा तापमान जो है वो है 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पपीता के लिए लिखना है 22 से 26। फिर लिखो अमरूद, अमरूद के लिए तापमान 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी तापमान ये है ये आपकी 12th की बुक वाला है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों थोड़े खास ही है, कभी आ जाओ तो आ जाओ, भरोसा नहीं कर सकते। आजकल परीक्षा वालों पे भरोसा नहीं रहा, कुछ भी उठा के दे सकते, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव और कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करने की आवश्यकता है, व्यापक स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है और बिल्कुल खुले मन से। धीरे धीरे परीक्षाओं की प्रकृति ऐसी हो रही है, रटंत विद्या कम हो रही है। कोई सी परीक्षा ले लो, आपने सब कुछ पढ़ा और पढ़ के जो समझा वो आपके काम में आएगा। मेरी बात को सुने, आजकल जो भी परीक्षा पिछले 5 साल या 3 साल से जो पैटर्न चल रहा है, तो अब रटन विद्या धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब कुछ एग्जाम में है, सुपरवाइजर में जैसे आधी रटन विद्या ही है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आधी रटन, धीरे 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 जो है रटन विद्या कम हो रही। जो आपने पूरा पढ़ने के बाद जो समझ लिया उससे प्रश्न सही होगा, जो पढ़ने के बाद में लाइन छाप रखी दिमाग में रटंत में वो काम नहीं आए। तो हल्का हल्का दिमाग में बिठाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये भी जो है। अब हम बात करते हैं खजूर की। खजूर के अंदर ये जो तापमान की कैलकुलेशन है ये इधर देखना, अब बाद में लिखना, ठीक है। ये पॉइंट बाद में लिख लेना। खजूर के अंदर ये गणित है, इसको ऊष्मा इकाई कहते हैं। तापमान को हम किस में माप रहे हैं, इसमें हीट यूनिट। ऊष्मा इकाई मतलब हीट यूनिट, हीट यूनिट। हीट यूनिट किसको कहते हैं साथियों? हीट यूनिट का मतलब जैसे कि कोई भी प्लांट है, जैसे खजूर है,
हीट यूनिट खाली खजूर की नहीं होती, सबकी होती है, लेकिन खजूर की ज्यादा प्रचलन में, क्योंकि खजूर में क्या है कि देखो ये गणित क्या है, जैसे फ्रूट सेटिंग हो गई, क्या हो गई, फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग से तात्पर्य है कि फूल से फल बन गया, मतलब परागण हुआ, निषेचन हुआ, फ्रूट बन गया। अब से लेकर के फलों को जब तक आप पकने के बाद तोड़ोगे, तोड़ने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, क्या कहते हैं। तो फ्रूट सेटिंग से लेके हार्वेस्टिंग यानी परिपक्व होकर हम तोड़ेंगे, तब तक के लिए जो तापमान चाहिए इसको, उसको एक फॉर्मूले में सेट करके हीट यूनिट निकाल रहे। वो फॉर्मूला है m माइनस 10 इंटू एन। क्या फॉर्मूला है वो, m माइनस 10 इंटू एन। इस फॉर्मूले में इस m का मतलब होता है मीन टेम्परेचर। क्या होता है, मीन मंथली टेम्परेचर, एक महीने का औसत तापमान। तो आप यूं लिख सकते हैं महीने का औसत तापमान। तो हमने यहां लिखा महीने का औसत तापमान। 10 का मतलब बेस टेम्परेचर है, आधार तापमान, जिसका इस प्रक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार तापमान, बेस टेम्परेचर। एन का मतलब है महीने में कितने दिन, नंबर ऑफ डेज इन ए पर्टिकुलर मंथ, एक महीने में कितने दिन होते हैं वो बात हो रही। तो महीने में दिनों की संख्या, तो महीने में दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं, लंबा चौड़ा देखे तो। अब इस फॉर्मूले को आप एक हल करके समझो, एक समझने की बात करें, समझने की। खजूर में ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें लगभग 4 से 5 माह लगते हैं। कितना टाइम लगता है, मतलब फूल से फल बनने में जो टाइम लग रहा है, लगभग कितना लग रहा है। तो हम इस फॉर्मूले को सेट कर रहे हैं, महीने का औसत तापमान, एम का मतलब क्या है, महीने का औसत तापमान मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 10, एन का मतलब महीने में दिन, ज्यादातर केस में कितने होते हैं, 30। बस इसको हल करना देता। तो 35 में से 10 चले गए तो 25 को और 30 को गुणा करो, 705 25 तिया 75, 750। एक महीने की हीट यूनिट आ गई। ये एक महीने की हीट यूनिट। कि अभी फलों में तो क्या 4 महीने लग रहे हैं, तो 4 महीने लग रहे हैं, तो 4 से गुणा करो तो 4 महीने की हीट यूनिट आ जाएगी। तो 4 से करो गुणा, तो कितने तुम्हें बार गुणा करना आता होगा, इधर तो कुछ नहीं आएगा। 5 चौका 20, 7 चौक 28 और 2 30, 3000 डिग्री डेज। ये एक राउंड फिगर में आ गई 4 महीने की। और खजूर को चाहिए 3300 डिग्री डेज। क्या चाहिए, ऐसा कहते हैं कि खजूर को अच्छे फलन के लिए कितनी ऊष्मा इकाई की आवश्यकता है, 3300 डिग्री डेज या डिग्री सेंटीग्रेड डेज। ये क्वेश्चन अभी पीजी के अंदर आया था, पीजी 2024 हॉर्टिकल्चर वाले पेपर, कि खजूर को अच्छे फलन के लिए कितना चाहिए, तो 3300 डिग्री। इसको लिखना, ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये इधर वाला लिखना है, ठीक है। हीट यूनिट ज्ञात करने का सूत्र है ये। बस उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज सपोर्ट्रा करौली में धरना चल रहा है और वहां पर रॉयल के आलू का दबदबा है। प्रशासन वाले जूते मारेंगे, सब दबदबा हो जाएगा तुम्हारा। क्या धरने में क्या चाहिए तुम्हें, क्यों धरना कर रहे हो भैया। धरने करने में धरने वालों में आगे आगे वालों को पता रहता है धरना क्यों कर रहे हैं, 99% वालों को पता है धरना क्यों कर रहे हैं। कॉलेज टाइम में पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, भाई साहब क्या कूटते हैं, मैं बताऊं तुम्हें सीरियसली। कॉलेज में क्या होता है कि धरने देते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं देते हैं, चलो कोई छोटी मोटी बात होगी तो उसको मनवाने के लिए, लेकिन पुलिस पकड़ के ले जाती, क्योंकि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होने में देर नहीं लगती। फिर तोड़फोड़ कर देते हो, फिर पुलिस भाई साहब वहां लॉकअप में ले जाके फिर तुम्हारे अंडरवियर में खड़ा करके फिर जूते मारती, खतरनाक। सही कह रहा हूं, पट्टा होता है वो बड़ा वाला रबर का, वो टायर नहीं होता, ये टायर है। अनुभव नहीं, मुझे जानकारी है इस बार। इतना चौड़ा पट्टा, जैसे यूं कहते हाथ को ये करो,
अब एक पट्टा तुम्हारे दोनों हाथों से भी बड़ा, ऐसा उसको पकड़ के एक पट्टे से यूं मारो, तुम कह बाई बाई की याद आ जाती है तुम्हारे एक ही बार। तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम इस तरीके की हर चीज, इन चीजों से दूर रहें। लिख लिया सबने? तो हीट यूनिट खजूर में कितने चाहिए? 3300 डिग्री डेज। हम भी थे एक बार हमको पकड़ ले गए थे, हमारी गलती नहीं थी, लेकिन कूटा नहीं था हमें, लेकिन ऐसे कह रहे थे नहीं। हम क्या, कॉलेज में लड़ाई हो गई थी तो हमको लड़ाई, मैं तो शांति प्रिय, हम तो अहिंसावादी आदमी, मैं तो अहिंसावादी था, लेकिन मेरे साथी तो हिंसावादी। और दोस्त, मैंने कल ही कहा, दोस्त की चुगली नहीं खाते कभी, दोस्तों को बचाने का काम था। तो कॉलेज में क्या, हम हॉस्टल में रहते, तो हमारी दादागिरी चलती थी कॉलेज में, हॉस्टल वालों का दबदबा रहता, कभी भी कॉलेज में जाओ तो हॉस्टल में ही रहना, सीखने को मिलता है। तो हम क्या, कॉलेज में बात पता नहीं कहां से, तो हम क्या था, जैसे कुल 60 सीट होती बीएससी, तो उसमें हम क्या 20 जने 15-20 जने हॉस्टल में रहते थे, बाकी सब लड़कियां हॉस्टल में रहती थी और बाकी लड़के बाहर रहते थे। तो कॉलेज में यूं रहता था, बाहर वाले हॉस्टल वाले, ये चलता था, लड़ाई का कारण था कि बाहर रहते हैं वो, उनका कुछ नहीं। वहां यूं था कि लड़कियां जो बैठेगी उसके जस्ट पीछे हॉस्टल वाले बैठे, उसके बाद में लड़के, ये रहता है ना वहाँ एक सिस्टम। तो हम पहले नए नए गए, तब वो हॉस्टल वाले, वो बाहर वाले बैठ रहे उधर पीछे, हमारे सीनियर कहे तुम्हारी औकात नहीं इतनी, ये नहीं क्या है, तुम हॉस्टल में रहते हो, किसी माता एक बार सिर फोड़ोगे तब जाके बात बने। तो फिर वो हमारे साथी थे, तो कहीं ऐसे, क्योंकि जब तक लड़ाई करके नहीं जाओ हॉस्टल में घुसने नहीं देते, सीनियर भी ऐसे थे कि हॉस्टल में नहीं घुसो जब तक लड़ाई करके नहीं आओ, तो ऐसा था। तो फिर हम लड़ाई हो गई एक बार, तो वो एक लड़का क्या हमारा साथी था, हमारा सीनियर था, तो वो लड़ाई करने गया, तो वो बचाने के लिए आते हैं, बाहर रहता था सीनियर, बाहर वाला जो सीनियर था, तो पैर फिसला था, नाले में गिर गया, तो सिर में थोड़ा यूं टाँके वाके आ गया उसे, तो भाई साहब फिर प्रोफेसर और ऐसे लड़ाई ज्यादा होगी, फिर हमको सबको पकड़ के ले गया, सबको पकड़ के ले गए। उस दिन पिटाई नहीं हुई थी भलाई, फिर छोड़ देते हैं वापस, समझौता हो जाता है, लेकिन दूर रहना चाहिए। अब एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है प्रवर्धन। क्या नाम है? प्रवर्धन। प्रवर्धन। इस टॉपिक को आज शुरू कर देते हैं। ये अच्छा टॉपिक है, थोड़ा लंबा ही है टॉपिक, लेकिन इसको हम सही तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न भर भर के आएंगे तुम्हारे सुपरवाइजर में, ठीक है? देखो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पौधों का प्रवर्धन करना, ये पुराने समय से ही है। ऋग्वेद में भी ये लिखा गया है कि देखिए, ऋग्वेद और बाकी के फिर ग्रंथों में जिक्र है कि एक पौधे या एक पौधे से कई पौधे तैयार होते। प्रकृति ने ये हर एक जीव को ये क्षमता प्रदान की है। अरे सुनो तो सही, क्या कर, मेरे एक एक शब्द को सुनो, मैं धीरे बोलूं, मेरी बात को सुन लिया करो। तो प्रकृति ने क्या है कि हर व्यक्ति को ये कैपेबिलिटी दी कि वो अपने जैसा नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते, प्रकृति ने दिया। तो दो चीजें प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा दी गई। तो दो चीजें दी गई किसी भी ऑर्गेनिज्म को। धरती बनाई मैंने एक बार, धरती पे भी जीवन है इसलिए धरती बनाई, और किसी ग्रह पे जीवन है इस बात का पता नहीं चला अभी तक, जब चलेगा तब चलेगा। अभी अनुसंधान शोध जारी है, लोग पता कर रहे, वैज्ञानिक अलग अलग ग्रह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ग्रह तक पहुंचे नहीं अपन, किसी सूखे ग्रह तक भी नहीं पहुंचे, गीला ग्रह तो दूर की बात। मंगल पे पहुंचे, लेकिन मंगल पे ऐसे फिजिकली नहीं गए, रोबोट भेज पाए अभी तक, भारत वाले नहीं भेज पाए हैं, चाइना वाले और इसरो उस नासा वाले भेज पाए। तो कोई ऐसा ग्रह ही नहीं अभी तक जिसके ऊपर इंसान गया हो अभी तक, ऐसा एक भी ग्रह नहीं। खाली चांद है वो उपग्रह, चांद पे तो लोग चले गए थे 1969 में, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला पैर रखा, कि दूसरा पैर किसने रखा वो भी उसी ने रखा। कहते हैं ऐसा 3 लोग गए थे, 2 उतरे थे, एक उसी में बैठा था जो सिस्टम गया था। उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। तो अभी इसमें यूं है, तो धरती के ऊपर बहुत बायोडाइवर्सिटी, धीरे धीरे ये जैव विविधता खत्म हो रही है, आप इस बात को अनुभव कर सकते हो, इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव करोगे। हम छोटे थे तब
से लेके अब तक कई परिवर्तन हो चुके हैं। ये धरती पे मैंने अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी लिखी। क्या लिखा मैंने? जैव विविधता 3 तरीके की होती है। प्रकृति में जो जीवन पाया जाता है, जैव विविधता का मतलब जीवों के बीच की जो विविधता, उसको जैव विविधता कहते हैं। भांति भांति के जीव। एक विविधता होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। एक प्रजाति में कितनी सारी वेरिएशन हो, जैसे गेहूं को टेटिकम एस्टिवम कहते हैं। इसकी हजारों प्रजातियां, ये प्रजातियां का मतलब इसमें हजारों किस्में पाई जाती भारत के अंदर। तो ये एक स्पीसीज के अंदर की विविधता है। चावल 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन अवेलेबल, आम 1000, 2000, 3000 किस्में। तो एक स्पीसीज के भीतर, जैसे कि एक प्लांट है सर्पगंधा, हिमालय में पाया जाता है। जैसे मैंने भारत बनाया, मान लो इसे अभी थोड़ी देर पहले धरती था, अभी इसको भारत मान रहे, फिर वापस धरती मान लेंगे, अभी भारत मान रहे। भारत मानते हो तो ये भारत का उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व है। ये भारत में हिमालय पूरा। हिमालय में एक प्लांट है, उसका नाम है सर्पगंधा। क्या है? सर्पगंधे को हम रावोल्फिया सर्पेंटिना या रावोल्फिया वोमिटोरिया कहते हैं। यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाती है हिमालय में, सर्पगंधे की जो प्रजाति, सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है, वहां पर उसकी प्रजाति है रावोल्फिया वोमिटोरिया। कौन सी है? रावोल्फिया वोमिटोरिया। अब रावोल्फिया वोमिटोरिया एक जीनस, एक प्रजाति है। इस प्रजाति के अंदर हम सबको पहले से पता है कि इस पौधे की जड़ों से हम रेसरपीन करके तत्व प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? रेसरपीन करके एक और भी पाए जाते हैं जैसे इसमें, लेकिन मुख्य रूप से रेसरपीन। तो इसकी जड़ों में रेसरपीन पाया जाता है। अब ये एक ही प्रजाति कश्मीर में भी है, आपके हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसे कर करा के अरुणाचल प्रदेश तक जहां जहां हिमालय है वहां वहां इसके ये पौधा पाया जाता है। लेकिन कहीं पे रेसरपीन ज्यादा होता है उसमें, कहीं पे कम, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम। तो रावोल्फिया वोमिटोरिया एक पौधा ही है, इसमें रेसरपीन के कंटेंट में विविधता, तो ये एक प्रकार की विविधता, इसको कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसी तरीके से दो प्रकार की विविधता और होती है। तो एक विविधता और होती है, जैसे कि अपना उदयपुर वाला एरिया है, यहाँ पे जीवों के अंदर विविधता, कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, क्या है क्या नहीं, एक विविधता ये होती है। एक और होती है जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये होती है जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु अलग है, अपने यहाँ दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाला माहौल अलग। तो 3 प्रकार की विविधता है। एक तो अपनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, बीच वाले का पता नहीं क्या नाम है, और एक डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। तो ऐसे करके विविधता बहुत है, ये भगवान ने सिस्टम बनाया है, जो भी प्रकृति ने बनाया। जो मेन बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि दुनिया भर में ये अलग अलग, मैंने अलग अलग तरीके के परिस्थिति के तंत्र बना दिए ऐसे। ये सब यहां भांति भांति के जीव रहते हैं। इनमें कोई भी जीव है, उनको 2 चीजें प्राप्त है। एक तो ये फीडिंग यानी खाने की व्यवस्था इनके लिए प्रकृति करती है, और एक ब्रीडिंग की चीजें। ये 2 भगवान के द्वारा दी गई चीजें हैं, फीडिंग और ब्रीडिंग। खाते हैं और अपने जैसा प्रोडक्ट वापस तैयार कर देते। भाई एक तो खाएंगे तो अपने, प्रवर्धन शब्द का मतलब है मल्टीप्लीकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ प्लांट्स। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है अपने जैसे और पैदा करना, गुणन। परपेचुएशन का मतलब होता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना, अपने स्थायित्व को बनाए रखना, इसे कहते हैं परपेचुएशन। क्या कहते हैं? तो अगर हम सीधा सीधा प्रवर्धन कहें, हर जीव में ये, कोई इंसान मान लो, तो हमारे सामने चुनौती क्या है? एक तो हम सब अपने लिए खाने की व्यवस्था, और एक ब्रीडिंग का मतलब अपने जैसे ही वापस हम प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं जनन के द्वारा, वही प्रवर्धन। कोई भैंस है, कोई क्या है, कोई भी जीव जंतु ले लो, कोई सूक्ष्म जीव भी ले लो आप, अब कोई प्लांट भी ले लो आप। जैसे हमने लिया कोई भी प्लांट, अभी मैं लिखाऊंगा सब बातें, अभी मैं समझा रहा हूं, उन बातों को ध्यान से सुनना, फिर मैं लिखाऊंगा इनको फटाक से।
आज जितना लिख पाएंगे उतना लिखाऊंगा, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, जितना समझे उतना कम है। ये कोई भी प्लांट बनाया मैंने, इस पौधे को ये चाहिए कि ये अपने जैसे और पौधे तैयार करें। तो इस पौधे से कई पौधे और तैयार होंगे। उनमें एक तरीका तो ये है कि इस पौधे पे फल लगेंगे और उस बीज से हम लोग नया पौधा तैयार कर लेंगे। एक तरीका ये है, इस पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग होगा, उस वानस्पतिक भाग से हम क्या करेंगे, नया पौधा तैयार कर लेंगे। वानस्पतिक, ये दो प्रकार के तरीके हैं पौधे नया तैयार करने। इस पौधे के पास में दो ऑप्शन है, या तो बीज के द्वारा या उसके वानस्पतिक भाग के द्वारा। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनते ही नहीं, तो ये चीज काम आती। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज काम नहीं आती, खाली बीज ही बनते। तो ये आपस में जो है सबके अपने फायदे और नुकसान होते रहते हैं। मैं अब आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ले चलूंगा तो लिखने में आसानी रहेगी। तो सीधा सीधा कहें, यहाँ प्रवर्धन की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा अंग्रेजी में लिख रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं उसका। मल्टीप्लीकेशन एंड परपेचुएशन। क्या है? परपेचुएशन ऑफ प्लांट्स। ये मैंने एक अच्छी परिभाषा आप लोगों को बता दी, 12वीं किताब में भी अंग्रेजी में ही दे रखा है। मल्टीप्लीकेशन शब्द का मतलब होता है गुणन। क्या है? गुणन, मतलब एक पौधे से कई पौधे, अनशन पौधे तैयार। परपेचुअल शब्द का मतलब होता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना, अपने स्थायीकरण को बनाए रखना, अपने को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए पौधे ये काम करते। तो मल्टीप्लीकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ प्लांट्स इज नोन एज प्रोपेगेशन। अंग्रेजी में प्रवर्धन को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं गाइस? तो पौधा अपने आप को बनाए रख रहा है और गुणात्मक उसकी वृद्धि हो रही है उसके कारण। तो यही आपका जो है प्रजनन, या फिर आपका जनन के दो, प्रजनन के दो, प्रवर्धन के दो, एक ही बात। रिप्रोडक्शन के दो तो वही बात। ये दो प्रकार का होता है। अगर ये प्रवर्धन बीज से हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? लैंगिक प्रवर्धन की अंग्रेजी होती है सेक्सुअल प्रोपेगेशन। क्या होती है? सेक्सुअल प्रोपेगेशन। दूसरा इसमें वानस्पतिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं इसको? वानस्पतिक प्रवर्धन को हम कहते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। क्या कहेंगे गाइस? अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन जो होता है इसे असेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, या कहते हैं वेजिटेटिव। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा फॉर्मेट बनवा देता हूं, फिर इसमें कई चीजें मैं बताऊंगा। तो आप लोग क्या करो, टॉपिक तो डालो प्रवर्धन। जैसे मैंने ये नई चीज बताई तो तुम ऊपर ही ऊपर कोने में लिख दो, सर्पगंधे का नाम लिख दो, राउल्फे वर्मन वोमिटोरिया, इसमें ये तत्व पाया जाता है रेसरपिन। ये तो जनरल नॉलेज। टॉपिक डालना है प्रवर्धन, उसकी परिभाषा लिखनी है मल्टीप्लीकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ प्लांट्स। फिर आपको एक टेबल बनानी है, एक पेज, उसी पेज पर इस साइड तो लिखना है लैंगिक प्रवर्धन, इस साइड लिखना है ये वाला अलैंगिक या वानस्पतिक। फिर मैं पॉइंट लिखाऊंगा उसमें, फिर अपन आगे थोड़ा व्यवस्थित तरीके से चले। कुछ लाइन वाइन नहीं छोड़नी, कोई लाइन नहीं छोड़नी, सीधा डालो प्रवर्धन। हिंदी में नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे में इसका मतलब बता रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? गुणन। परपेचुएशन का मतलब एक शब्द नहीं है इसका, इसका मतलब स्थायित्व। याद रख लो बोले, स्थायित्व, स्थायित्व या अस्तित्व। अस्तित्व यानी अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ये है। लेकिन ये लाइन ऐसे याद रखो, इंग्लिश में सेम टू सेम आएगी, इसलिए हिंदी के शब्द बदल जाएंगे, ये नहीं बदलेंगे। सर लाइट की स्पीड से जुपिटर तक जा सकते हैं। हाँ तो लाइट की स्पीड से जाओ ना, मन की स्पीड से जाओ, क्या दिक्कत? आंखें बंद करके खोलो, जुपिटर पे खुली डायरेक्ट। मन की स्पीड ज्यादा तेज होती है कि नहीं? प्रकाश की स्पीड तो फिर भी कम होती है।
कितनी होती है प्रकाश की स्पीड? लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड कितनी है? सीधा बता दो देसी भाषा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितने होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड। आंख बंद करके खोलो, 1 सेकंड हो गया, 3 लाख किलोमीटर गया प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है। अब ऐसा कोई यान बनने में जिंदगियां निकल जाएगी, इसे कैसे ऐसा कोई साधन बनेगा जिस जो इतनी स्पीड में जाए? अभी अपने पास जो रॉकेट जाते हैं ना अंतरिक्ष, इनकी स्पीड होती है 8 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड जाते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं। डन गाइस? इधर तो लिखना था लैंगिक प्रवर्धन, इधर लिखना वानस्पतिक या अलैंगिक प्रवर्धन। अब लैंगिक प्रवर्धन में पॉइंट लिखना, लैंगिक प्रवर्धन में पॉइंट लिखना, ठीक है? लैंगिक प्रवर्धन में लिखो, आराम से लिख पा रहे हो? लैंगिक प्रवर्धन जो लिखा वहां लिखो बीज द्वारा पौधे का प्रवर्धन। लिखो बीज द्वारा पौधे का प्रवर्धन, बीज द्वारा पौधे का प्रवर्धन। उसमें उदाहरण लिखना बीज द्वारा पौधे के प्रवर्धन में। एक तो लिखना पपीता, एक निकला कागजी नींबू, कागजी नींबू, फिर लिखना फालसा। इन तीनों का व्यावसायिक प्रवर्धन बीज से ही होता है। पपीता का प्रवर्धन बीज से होता है, नींबू का भी बीज से फेमस है, और इन तीनों का व्यावसायिक। तो बीज द्वारा पौधे का प्रवर्धन यानी लैंगिक प्रवर्धन हो गया, और उसके उदाहरण में है पपीता, कागजी नींबू, फालसा। इधर लिखना है फिर बीज के अलावा, इधर लिखना है फिर अलैंगिक में बीज के अलावा पौधे के, बीज के अलावा पौधे के अन्य वानस्पतिक भाग से पौधे का प्रवर्धन। बीज के अलावा पौधे के, बीज के अलावा पौधे के अन्य वानस्पतिक भाग द्वारा प्रवर्धन। बीज के अलावा पौधे के अन्य वानस्पतिक भाग द्वारा प्रवर्धन, ठीक है? मतलब बीज के अलावा कोई भी चीज हो सकती। क्या क्या हो सकता है लिखो उसमें एग्जाम्पल में। उसमें लिखो तना, जड़, तना, जड़, राइजोम, राइजोम, ऐसे करके लिख दो, तना, जड़, राइजोम, पत्ती, ये सभी चीजें हो सकती है, ठीक है ना? तना, जड़, राइजोम, पत्ती, ये सब चीजें हो सकती, इसके अलावा भी चीजें हो सकती। उसमें उदाहरण में अगर लिखना आपको तो लिखना एक तो एक उदाहरण लिख लेना केला, केला, केले में प्रवर्धन होता है सकर्स। केले का प्रवर्धन में लिखो सकर्स, सोड सकर, आगे हम बात करेंगे, अभी मैं सकर से लिखा रहा हूं खाली। भाई पत्ता, पत्ती मतलब तने से हो गया, जड़, पत्ती, इनसे हो सकता है प्रवर्धन। वही पौधे के वानस्पतिक भाग तो वही। उदाहरण में लिखना केले में लिख लो सकर्स, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के आगे लिखो स्लिप। हाँ अलैंगिक में ही तो लिखना है, अलैंगिक में ही चल रहा है, तो मैंने नहीं बता ये वाली, ये इसके में जैसे कि इसमें उदाहरण लिख, ये तो हो गया एग्जाम्पल इसके, इसके जस्ट नीचे ये लिखना कि भाई केला एक इसी का एग्जाम्पल, ठीक है? अभी लिखा रहा हूँ, बाद में लिखेंगे दोनों वापस, लेकिन इस बार पहली बार ही ये दोनों यहाँ लिखा दिया। तो केले में तो लिखो सकर्स, पाइनएप्पल में स्लिप्स। अब इसमें मैं बात बता रहा हूँ इसलिए मैंने पहले लिखा दिया। राइजोम भी एक रूपांतरित तना होता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनना थोड़ा ध्यान से। अब हमें ये टेबल इसलिए बनवाई कि हम फायदे नुकसान पढ़ेंगे दोनों के, लैंगिक प्रवर्धन के अपने फायदे और अपने नुकसान, अलैंगिक प्रवर्धन के अपने फायदे और अपने नुकसान, दोनों के फायदे नुकसान मिक्स में ही पढ़ेंगे अपन, अपने पहचानना की फायदा कौन सा, नुकसान कौन सा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें प्रवर्धन खाली बीज से ही हो सकते, खाली बीज से होता है, जैसे कि नारियल, और लिखो इसमें नारियल,
लैंगिक वाले में लिखो नारियल। जैसे पपीता में बीज के अलावा कोई सी विधि और ऑप्शन में नहीं होती अपने पास, जैसे नारियल में नहीं, तो उनके लिए तो वरदान है ये भाई। जिन पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन के कोई चांस नहीं, उन पौधों में तो बीज वाला प्रवर्धन ही लाभ हुआ। अच्छा, अलैंगिक प्रवर्धन में ऐसे पौधे जिनमें बीज बनते ही नहीं, उनका क्या? जैसे केले में बीज ही नहीं बनते तो वो अपने आप को कैसे प्रसारित करेगा? पाइनएप्पल में बीज नहीं बनते तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसके अंदर ये फायदा, पपीता के अंदर लैंगिक प्रवर्धन वाला फायदा, और इनके लिए क्या है, ये एक तरीके से लाभ। अब हम आगे काम की चीजें पढ़ रहे हैं। अब आप लोग अगर बीज से प्रवर्धन कर रहे हो, अगर अब आप बीज से प्रवर्धन कर रहे हो तो आपको कई फायदे हैं। तो बीज से प्रवर्धन किया तो आपको बहुभ्रूणता का फायदा मिलेगा। किसका मिलेगा? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी। किसे बोलते हैं? पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी से हम ये समझते हैं कि पोली एम्ब्रियोनी से हम ये समझते हैं कि एक बीज के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना। एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण। एक ही बीज है, ये एक बीज है, क्या है? इसके अंदर एक से ज्यादा भ्रूण है, 1 2 3 भ्रूण है। तो एक बीज को बोओगे 3 पौधे उगेंगे। एक बीज में 4 भ्रूण है, तो एक बीज बोओगे तो 4 पौधे निकलेंगे। इस केस को क्या कहते हैं? सब में ऐसा नहीं होता, कुछ पौधों में ऐसा होता, जैसे आम में, सिट्रस में, नींबू वर्गीय फलों में, और जामुन में। ये तीनों आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिट्रस। सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका सिट्रस। नींबू वर्गीय फलों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। एक नींबू का बीज लगाया, एक बीज से 2 पौधे उग गए। इसी केस को क्या कहते हैं? बहुभ्रूण। भ्रूण बीज में ही होता है। बीज क्या? बीज होता है, जैसे ये मान लो कि कोई भी बीज, ये क्या है? ये है कोई भी बीज। इस बीज में 3 चीजें होती, आगे पढ़ेंगे अपन। एक तो होता है सीड कोट। क्या होता है? जो बीज के चारों तरफ आवरण है, सीड कोट। ये है इसका एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। ये है इसका भ्रूण। कईयों में एक भ्रूण ही होता है, कुछ जैसे मैं इसमें 3 भ्रूण बता रहा हूं। ये क्या है? ये इसके एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण है, एक बीज में। एंडोस्पर्म का काम होता है कि जब बीज उगेगा तो इसको पोषण प्रदान करना। इसमें खाना रहता है। क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है इसमें। आप गेहूं जितना भी खा रहे हो तो एंडोस्पर्म ही तो है। एंडोस्पर्म ही तो खा रहे हो जिसमें फूड है। उसका काम है, जो भ्रूण होता है उसको ऊर्जा प्रदान करना, ताकि वो उगेगा तब उसको खाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक ही बीज में एक से ज्यादा भ्रूण है। तो प्रश्न आ रखा कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में इसी साल कि निम्नलिखित में से किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो ऑप्शन में खाली सिट्रस था। क्या था? सिट्रस था। तो आप लोगों को ध्यान रखना। क्या तुम्हें ध्यान रह जाए? तो बहुभ्रूणता में लिखने ये तीनों पॉइंट। बहुभ्रूणता लिखनी है बीज की साइड में, लैंगिक प्रवर्धन में। बहुभ्रूणता में समझ जाओगे या लिखाऊं लाइन? लिखना हो तो लिखो। एक ही भ्रूण, एक ही बीज में, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, बहुभ्रूण। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना। एक ही बीज में एक से, और ये एग्जांपल आम से सबसे अच्छा बहुभ्रूणता का उदाहरण है नींबू वर्गीय फल। आम की तो दक्षिण भारत की किस्में होती है बहुभ्रूणी। दक्षिण भारत की जो आम की किस्में होती है वो बहुभ्रूणीय होती है। उत्तर भारत की तो एक भ्रूणीय होती है। आम की दक्षिण भारत की किस्में बहुभ्रूणीय होती है। समझ गए बच्चे लोग? शाबाश। कायिक बोलते हैं वेजिटेटिव को ही। कायिक प्रवर्धन इसी को बोलते हैं। इसको आप कायिक भी बोल सकते। कायिक वेजिटेटिव का ही हिंदी में नाम। वेजिटेटिव को अपन क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन, या वानस्पतिक और कायिक एक ही बात होती। ठीक है, डन। अब यह देखो, एक बढ़िया चीज बताओ।
मस्त वाली। देखो ऐसा है, कल उसमें और बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन एक चीज को देखो, आपने जैसे आम की गुठली बोई, ये क्या है? आम की गुठली। आम की एक गुठली में मान लो कि 2 भ्रूण थे, तो 2 पौधे हो गए। कितने हो गए? ये 2 पौधे आपस में समान होंगे। ये 2 पौधे आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? क्लोन होंगे। कैसे होंगे? हालांकि लैंगिक प्रवर्धन में क्लोन तैयार नहीं होते। क्लोन तैयार, क्लोन शब्द का मतलब होता है अपने माता पिता के समान। क्लोन शब्द का क्या मतलब होता है? ऐसा पौधा, क्लोन शब्द का तात्पर्य होता है कि ऐसा पौधा, मान लो कि ये मदर प्लांट है, कोई भी, क्या है, कल इसमें विस्तृत बात करेंगे। कोई भी पौधा जो अच्छे गुणों वाला है उसको कहते हैं मदर प्लांट। क्या कहते हैं? अब उससे जो नया पौधा तैयार कर रहे हैं, अगर वो पौधा अपने मात्र पौधे के समान है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है, उसको कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? तो जनरली क्लोन हमेशा इससे तैयार होते हैं, इस विधि, इस विधि में क्लोन तैयार होते हैं। लैंगिक में क्लोन लोन नहीं होते, वो कल बात करेंगे वो। लेकिन यह है कि भाई एक ही बीज से, अगर एक ही बीज से 2 पौधे उग रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के क्या है? क्लोन होते हैं। मतलब एक ही पेट से जन्मे हो, जैसे 2 बच्चे सेम दिखते नहीं दिखते, जुड़वा होते हैं नहीं क्या जनरली, तो वैसे उसी तरीके से ये प्रश्न अभी एफएसओ में आया कि भाई आम के अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती, बहुभ्रूणता से जन्मे 2 पौधे, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समान ही होंगे। क्लोन कहते हैं उसको। क्लोन नहीं कहते, क्लोन। क्लोन के फायदे बहुत होते हैं, कल बात करेंगे। चीजें तुम्हारे समझ में थोड़ी आ रही, एकदम बढ़िया से कोई बताए तुम याद करना। सही तरीके से नहीं समझाया तुम, क्या बात करोगे तुम जिंदगी में? ये इसका नाम लिखो पूरा, सर्पगंधा का नाम लिखो, ऊपर ऊपर कौन है। सर्पगंधे के 2 नाम, रावोल्फिया सर्पेंटाइना और रावोल्फिया वोमिटोरिया। मैंने एग्जांपल अभी लिया था रावोल्फिया वोमिटोरिया, क्योंकि 12वीं की बायोलॉजी में ये नाम दे रखा है एनसीईआरटी। रावोल्फिया वोमिटोरिया या रावोल्फिया सर्पेंटिना, इनमें जो तत्व पाया जाता है कौन सा है? रेसर 3 तत्व पाए जाते हैं। समझे बच्चे लोग? शाबाश, तुम्हारा लेवल है, समझो इस बात को, तुमको छोटी मोटी चीज थोड़ी ना हो। रावोल्फिया सर्पेंटाइना या रावोल्फिया वोमिटोरिया। कितने तारीख है हुई आज? 20 तारीख हो गई।